एक बार फिर आप सबकी ओर से मंच पे उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का, सभी मार्गदर्शक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो तुलसी जी वो था ना कागज, जल्दी लाओ। हमारे पूरे देश में एक संस्था चलती है, उसका नाम है प्रतिज्ञा कोचिंग। ये संपूर्ण भारत में इनका कोचिंग सेंटर है। अनिल जी इसके डायरेक्टर हैं। उन्होंने आज घोषणा की मोहन जी के सामने, कर रहे हैं, मतलब उनकी तरफ से मैं कर रहा हूं, कि संपूर्ण देश में मीसाबंदियों, लोकतंत्र सेनानी परिवार के छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूपीएससी, पीएससी, नेट, आईआईटी और अन्य एग्जामिनेशन निःशुल्क कोचिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी प्रतिज्ञा समाज सेवा कल्याण समिति के संरक्षक डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय द्वारा संपूर्ण भारत के किसी भी स्थान पर फ्री कोचिंग प्रदान करने के लिए मीसाबंदी संगठन मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद। एक चीज और मैं बताऊं, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित एक विषय आया, ये मोहन जी के लिए बता रहा हूं मैं। मोहन जी, ये मोहन जी ऐसे व्यक्ति है, मैं भूल गया था, अभी एजुकेशन जैसे आया ध्यान आया, ये पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज। सबसे पहले बीएससी किया, बीएससी करके रुके नहीं, फिर एलएलबी किया। अरे एलएलबी करके रुक जा भाई, तो एलएलबी करके रुके नहीं। उसके बाद एमबीए किया, मतलब आर्ट्स भी है, लॉ भी है, कॉमर्स भी है, एमबीए भी है, साइंस भी है, और उसके बाद पीएचडी तक की पढ़ाई करी। तब से कहलाने लगे डॉक्टर मोहन यादव। धन्यवाद। बंधुओं, माननीय तपन जी ने हमारे अतिथियों का जिस कुशलता से परिचय दिया है, हमारे संरक्षक मेघराज जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो हम सबको मार्गदर्शन दें। सभी बंधुओं को नमस्कार। मंच पर विराजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपको मध्य प्रदेश में संपूर्ण लोकसभा की सीटें जीता के लाने का श्रेय है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। लंबी बात नहीं करूंगा। हम सब दायित्ववान कार्यकर्ता, मैं आप सबको जानता हूं, आप सब मुझे जानते हैं। मध्य प्रदेश में जीत गए इसका मतलब ये नहीं है कि आगे हम चुप बैठ जाए। मैं जानता हूं उम्र आपकी भी और मेरी भी हो गई है, हम ज्यादा दौड़ धूप नहीं कर सकते, पर ये मोबाइल नाम की चीज हमारे पास है, तो दिन भर बैठे बैठे घर में कम से कम 10-20 विचार अपने इसके ऊपर डालते रहें, क्योंकि जिस आपातकाल को हमने भोगा है, जिस देश में उस समय संविधान को कुचलते हुए हमने देखा है, जीवन की गारंटी भी समाप्त हो गई थी, ये हम सब लोगों ने झेला है। वही उसके हत्यारे आज देश भर में संविधान हाथ में लहराते हुए घूम रहे हैं, संविधान की रक्षा का नारा देकर के। और कुछ जनता कुछ प्रांतों में, मध्य प्रदेश में तो नहीं पर अनेक प्रांतों में लोग उसके भ्रम में आए हैं। तो हमारा दायित्व समाप्त नहीं हुआ है। हम सब कार्यकर्ता और आने वाले हमारे परिवार के जो नई पीढ़ी और लोकतंत्र में संरक्षण के बाद जो कौन सा आपने दायित्व दिया नया तपन जी, लोकतंत्र रक्षक, हाँ लोकतंत्र प्रहरी, और नरेंद्र हमारा है अग्रवाल। तो आप लोगों का ज्यादा दायित्व है कि जहां तक बन सके, जितना बन सके, ये इन लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ लगातार आप संघर्ष करते रहें। और हम सब लोगों को, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हमें संघर्ष से चूकना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं खुद प्रवास नहीं कर सकता हूं ज्यादा, परंतु बैठे बैठे दिन भर जितना मोबाइल पर होता करता हूं, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि हमको आखिरी क्षण तक इस देश के राष्ट्रीयता को जगाने के लिए, राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हमें सतत संघर्ष करना है। हम सब लोग इसमें प्राणपण से लगे रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सब बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
माननीय मेघराज जी का एक एक शब्द हमारे लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करता है। मैं अब हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारे प्रांत संघ चालक जो स्वयं मीसा में बंद थे और न्यायाधीश रहे हैं, उसके बाद पीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं, माननीय श्री अशोक पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबको मार्गदर्शन दें। आपको हाँ, कहीं से भी, जहां से बोल रहा हूं। मंचस्थ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित शेष समस्त आदरणीय श्रेष्ठ जन, इस सभागार में उपस्थित लोकतंत्र के सेनानी जिन्होंने वो काला अध्याय देखा है, भोगा है, संघर्ष किया और जीता, और जिनके मन में बार बार ये आशंका आती थी कि इन लोगों की अस्थियां अभी बाहर आएंगी या नहीं। श्रद्धेय मेघराज जी ने अभी बोला, बड़ी विचित्र बात है, अभी हाल में हमने देखा पिछले कई वर्षों से संविधान खतरे में है, संविधान बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र खतरे में है। भुला दिया गया वो काला इतिहास जब 25 और 26 जून की रात में संविधान को कुचला गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, लोगों के मौलिक अधिकार दफना दिए गए। किस तरह संविधान को बदला गया। 26 जून को आपातकाल लगाया गया और अगस्त में एक संवैधानिक संशोधन लाया गया, 38वां संविधान संशोधन। आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में इंदिरा जी की अपील लंबित थी। इस 38वें संविधान संशोधन के द्वारा पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट और संविधान में संशोधन किया गया और वे सारे कारण वैध मान्य किए गए। जिन आधारों पर उनका चुनाव निरस्त किया गया था उनको लीगलाइज किया गया, उनको वैध स्वरूप दिया गया। मामला यहां तक नहीं रुका। इसके बाद 39वां संविधान संशोधन लाया गया और उन सब संशोधनों को उस दिन से प्रभावी किया गया था जिस दिन से पिटीशन दायर हुई थी, उसके पहले से। संविधान में अगला संशोधन किया गया। लोकसभा के स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यह संविधान संशोधन हुआ और यह संशोधन हुआ कि लोकसभा द्वारा गठित एक समिति इनके निर्वाचन के संबंध में आपत्तियां सुनेगी। कोर्ट को ऐसे निर्वाचन सुनने का न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है और संविधान प्रदत्त है। और केशवानंद भारती वाले में कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। 1975 के पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका था कि न्याय पुनरीक्षण संविधान के मूल ढांचे का अंग है, फिर भी संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ की गई। ये किसको कहते हैं? संविधान को बदलना। फिर हम देखते हैं वो काला संविधान का संशोधन आया, 42वां संविधान संशोधन। संसद की अवधि 5 साल से 6 साल की गई। यह संशोधन किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व स्पीकर द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य को उनके निरस्त होने के पश्चात, उनके कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। उन पर आपराधिक या दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। लोगों की जबान बंद कर दी गई थी, प्रेस का गला घोंट दिया गया था। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा
सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जी और केंद्र सरकार की तरफ से जो बहस की गई, वो बहस की गई कि न्याय पुनरीक्षण का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसके पहले का मौजूद था। इतना ही नहीं, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार भी मूल ढांचे का अंग नहीं है, जबकि प्रीएम्बल में ही लिखा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तर्क दिया गया, वहां सुप्रीम कोर्ट में शांति भूषण जब तर्क दे रहे थे, हाँ, कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को आम जनता से अलग कैसे माना जा सकता है, इनकी निर्वाचन आज का अलग सुनी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं, ये सामान्य जन नहीं है। तो इस तरह संविधान का छेड़छाड़ करने वाले, हत्या करने वाले, आज जैसा आदरणीय मेघराज जी ने कहा, संविधान लहराकर संविधान खतरे में बता रहे हैं और संविधान को बचाने का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में हम सब लोगों को जागृत होकर उस काला अध्याय, उसका संवैधानिक पक्ष, उसका वैधानिक पक्ष और इनकी कुचालें, ये आम जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको शायद पता ना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे और अभी उन्हें जरूरी काम से पुनः दिल्ली जाना है। ये हमारे केवल इस कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं वो, तो इसलिए हम सब भी मैंने प्रयास ये करें कि किसी उनको बाधा ना आए। अब मैं माननीय कैलाश सोनी जी से आग्रह करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात कहें। बंधुओं, आजादी के बाद हिंदुस्तान के इतिहास का आज वो मनहूस दिन है जिस दिन हिंदुस्तान की आजादी को खत्म करके और इस देश में तानाशाही स्थापित हुई थी। और इस कालखंड को बीते हुए 49 साल पूरे हो गए। 50वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए। और बंधुओं, आज भी लोकतंत्र के लिए जो चुनौतियां हमारे संघर्ष के समय खड़ी थी, वही चुनौतियां छद्म रूप में पुनः हिंदुस्तान के सामने खड़ी। और इसलिए और निहायत जरूरी है कि हम सब हिंदुस्तान के वो संघर्ष करने वाले लोग जिनने फिर से हिंदुस्तान में दूसरी बार इस आजादी को स्थापित किया, उन सबको बार बार मिलकर के विचार विमर्श की आवश्यकता है। और इस विचार विमर्श के लिए हमें अवसर इतने बड़े प्रमाण में देने का जो मौका दिया, हम माननीय मोहन जी का बहुत पूरे मध्य प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों की ओर से खूब हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसमें हमारी जीवटता भी बनी रहेगी। जो राजनीतिक विचार, जो समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, उसकी छाया कभी कम नहीं होती, वो चिरजीवी होता है। पंडित दीनदयाल जी ने भी कहा है, संगठन कुशलता के साथ पुराना छूटे नहीं और नया जुड़ता चला जाए। और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बहुत संपन्न मंच, माननीय माखन सिंह जी महामंत्री संगठन रहे, हमारे सभी प्रचारकगण, हमें काम सिखाने वाले, और आज भी हम कह सकते हैं कि राजनीति में जिनके आचरण की सौगंध खाई जा सकती है, ऐसे परम आदरणीय मेघराज जी आज मंच पर बैठे हैं। हमारे नेता माननीय विक्रम जी, परम आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी भी जिस विनम्रता से उपस्थित हैं, मंच पर विराजमान माननीय केलकर जी, श्रद्धेय अशोक जी, सब किन किन के नाम लिया, बहुत संपन्न मंच। और सामने भी सारे त्याग की प्रतिमूर्ति, और ये सारी तपस्या यदि पूंजीभूत हो जाए, आज वो वातावरण हमारे बीच में उपस्थित हुआ है
बंधुओं, आज बहुत आवश्यकता हमें चैतन्य रहने की। छद्म रूप में तानाशाही, वही तानाशाही जिनने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की, वे सब संविधान लेकर के आज पार्लियामेंट में, वे सब लोग जिनने कभी हिंदुस्तान की जुडिशरी में, हमने बहुत समय भी देखा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की इलेक्शन को ठीक करने के लिए, उसके पक्ष में फैसला देने के लिए हिंदुस्तान का उस जमाने में ये वो कांग्रेस है कि जिसने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सुपरसीड करके अपने पक्ष में निर्णय लिया। इतना ही नहीं, तो जो रिस्ट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी प्रभाव से ये कानूनों में परिवर्तन करके अपने पक्ष में निर्णय लिया, न उन्हें जुडिशरी में विश्वास, न उन्हें कानून में विश्वास, न उन्हें जो भी लोकतंत्र के उपादान हैं उनमें न विश्वास पहले था न आज है। कहां है आज वो ईवीएम में बात करने वाले लोग? उस जमाने में भी इन्हें विश्वास नहीं था। अपने पक्ष में निर्णय आ जाए तो ठीक, नहीं तो हिंदुस्तान की किसी लोकतांत्रिक संस्था के प्रति न कांग्रेस का विश्वास था न है, और उल्टा नारा लगा रहे हैं कि ये संविधान तोड़ देंगे। अरे इस हिंदुस्तान के इतिहास में चुनी हुई सरकारों को पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आखिरी प्रधानमंत्री ने, जब राम मंदिर का ढांचा गिरा तो हमारी चुनी हुई सरकार बिना विजय, ये भंग करने वाले लोग आज लोकशाही की बात कर रहे हैं। चुनौती कम नहीं है। वर्तमान में इनके वो पुराने नेता कपिल सिब्बल जी सीजेआई के खिलाफ महाभियोग अभी 1 साल पहले उनने प्रस्तुत किया। बंधुओं, उनकी मानसिकता में परिवर्तन नहीं और उल्टे आरोप लगा करके झूठ भी। तो सौभाग्य से हम ऐसे प्रांत में बैठे हैं कि जहां सनातन की श्रेष्ठ परंपरा के अनुकूल भैया मोहन जी ने जन सरोकारों पे भी वही काम किया है। कभी डॉक्टर लोहिया ने कहा गैर कांग्रेसी सरकार बन जाए तो क्या करना, मिठाई खाने में और माला पहनने में वक्त बर्बाद नहीं करना। और कब तक नहीं करना? जब तक के ऐसे कानून कायदे न बन जाए जिससे जनता कहे कि हमारी सरकार है। और आज मोहन जी की सरकार शिवराज जी की परंपरा को आगे बढ़ा करके उस दिशा में और ताकत से अंत्योदय के कल्याण के लिए काम कर रही है। आपका एक ही नजीर काफी है कि और आपने अपनी मेहनत और हमारी परंपरा को अभी प्रामाणिकता दी है इस चुनाव में। बारे मोहन जी 29 की 29 लोकसभाओं में जिनके नेतृत्व में ये झंडा फहराया गया है, और आज अपनी संख्या और अच्छी आई है। मोहन जी ने चिंता की है कि सभी बंधु आए तो प्रशासकीय निर्देश दिए गए तो हम सबको ऊर्जा प्राप्त होती है। आज भी मैं बार बार कहता हूं, उम्र कोई बंधन नहीं है। इस लोकतंत्र को स्थापित करने में मसाल कौन बना? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनकी उम्र क्या थी? और इसलिए अपनी उम्र का सबसे प्रमाणित लोक समाज में हम हैं, और लोकतंत्र के लिए आगे भी चुनौतियां कम नहीं है। और इसलिए हम सब संकल्प लेकर के जाएं कि जो हम में ऊर्जा बची है, सकारात्मक काम करने वाली सरकार को प्रोत्साहित करना, सिद्धांत आधारित राजनीति करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना, लोकतांत्रिक लोगों को हमें प्रोत्साहित करना, गति देना, और हमारी ऊर्जा लोक चेतना कि इस देश में फिर कभी आजादी बाधित ना हो। इसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं ये सब करने का संकल्प लेकर के, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। यही प्रार्थना करते हुए अंतिम 2 लाइन कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। पुराने लोग नया हौसला तो क्या देंगे,
मगर मिलते रहो, दुआ देंगे भारत माता की। बंधुओं, माननीय कैलाश जी जब भाषण देते हैं तो हम सब सफेद बाल वालों को काफी ऊर्जा मिलती है, तो मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया वो हम सब लोकतंत्र सेनानियों को उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की। आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। ऐसे अद्वितीय सेनानी जिनके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जीवित है, आप उसके हकदार हो जिसके लिए परमात्मा का आशीर्वाद ऊपर से भगवान किसी देश को दे रहा तो सबसे पहले भारत को दे रहा है, जिनके कारण से ये कारागृह से आने के बाद भी लोकतंत्र का इतना उज्जवल इतिहास लिखा गया है, जिसमें आज यशस्वी प्रधानमंत्री, अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में दुनिया हमारे लोकतंत्र को गौरवान्वित कर रही। मैं आज के इस मंच पर अभी अध्यक्ष जी ने बहुत सुंदर भाषण दिया। हमारे माननीय कैलाश जी सोनी, अभिनंदन करें माननीय कैलाश जी का, जो राज्यसभा के माननीय सांसद हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है मीसाबंदी के, पूर्व सांसद हैं, और हमारे अपने वरिष्ठ नेता जिनने पूरा जीवन संघ कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए दिया, पूर्व सांसद, हमारे बहुत सारे दायित्व का निर्वहन किए, श्रीमान मेघराज जी जैन साहब, अब आपका वंदन है, अभिनंदन है। हमारे एक और वरिष्ठ प्रचारक माननीय माखन सिंह जी भाई साहब, आपका भी वंदन अभिनंदन। जरा ताली वाली बजाते रहो, मजा नहीं आ रहा, जरा अच्छे से मैं नाम बताऊं, आप अपना अभिनंदन करें। माननीय विक्रम वर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, बहुत सारे दायित्व का आप निर्वहन कर चुके हैं। माननीय सुरेश जी देशपांडे भाई साहब, आप भी समादरणीय, आप दोनों का अभिनंदन किया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। माननीय सूर्यकांत जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। माननीय सूर्यकांत जी, ऐसा हो रहा 3 दिन में 3 बार मुलाकात हो गई। रोज ही सूर्यकांत जी भाई साहब से साथ परिषद के माननीय शालिग्राम जी को लेकर के कार्यक्रम हुआ, उसमें आपकी मुलाकात हुई। फिर आप अपने मंच को लेकर के कुछ काम बताने आए। आज भी आपकी ऊर्जा को देख के नमन करता हूं। आप अपनी जीवटता से अलग ही एक आभा बिखेरते। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय अशोक पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष MPPSC, और माननीय मध्य भारत के आप संचालक भी, माननीय संचालक जी आपका अभिनंदन। माननीय अजय विश्नोई जी, पूर्व मंत्री, वर्तमान वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई जी, तुलसीराम सिलावट जी, ये नहीं मालूम था तुलसी भैया हमको, लेकिन ये आपका भी वंदन अभिनंदन है। आप भी मीसाबंदी के इस मंच पर विराजमान है। तपन जी, आपकी तो आभा ही अलग है। तपन जी बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए सारे काम को जीवित रखते हैं। माननीय सुरेंद्र द्विवेदी जी, महामंत्री मीसाबंदी, माननीय संतोष शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मीसाबंदी, माननीय जगदीश जी भाई साहब परिषद के समय से हमारे वरिष्ठ रहे। माननीय भरत चतुर्वेदी जी, माननीय हमारे रामकृष्ण कुसुमरी जी, पूर्व मंत्री, और अभी भी आप आयोग के अध्यक्ष हैं। माननीय मदन बाथम जी, आपका वंदन है, अभिनंदन। समूचा मंच, संतोष जी भी है ना मंच पे, संतोष शर्मा जी से लेके सारे लोग, आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। देखो, रस्सी जल गई बट नहीं गया। हम सब जानते कि पूरे तौर पे मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात कर दी, और आपातकाल को लेके दुनिया जानती। कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस के लोगों का व्यवहार, इंदिरा गांधी का उस समय का आचरण, और जैसे मैंने प्रारंभ में बात छेड़ी कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार दुनिया में भारत को गौरवान्वित कर रही तीसरी बार, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका? इसमें आपका योगदान है सबसे बड़ा, जिन्होंने वो आपातकाल के काले काल के प्रश्नों को मिटा करके सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को पुनर्स्थापित कर दिया। हम केवल कल्पना करें कि वो
75 का आपातकाल कोई कारण से आपका संघर्ष नहीं होता तो कितने साल हुए थे आजाद हुए को देश को? 20 साल तो हुए ही थे। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? पाकिस्तान की हमारी दोनों की एक जैसी हिस्ट्री है, दोनों अंग्रेजों के चंगुल से तो आजाद हुए, लेकिन काल के प्रभाव में वहां लोकतंत्र की हत्या हो गई और जो भी हुआ। और आज पाकिस्तान किस मोर्चे पे, किस मुहाने पे आके खड़ा है? वहां के अंदर की आवाजें क्या आ रही है? लेकिन उसके उल्टे आपके इस संघर्ष के कारण से सारी की सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदली। दुनिया की सबसे अनुशासित फौज गर्व से आज हमारे साथ खड़ी है। जोरदार अभिनंदन करो आपने लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले सभी सशस्त्र बलों के लिए, जिन्होंने इस लोकतंत्र के अंदर आपके संघर्ष का सम्मान किया। आपके अपने संघर्षों के बलबूते पे दोबारा चुनाव हुआ और सत्ता का हस्तांतरण कितनी सरलता से हो जाता है। यह सत्ता का हस्तांतरण सरलता से करने में सबसे बड़ी ताकत अगर है तो ये हमारे उस समय लोकतंत्र के संघर्ष की है। दुनिया भी जानती है। अरे यही तो कारण है आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी अनुसूचित जाति की बहन को राष्ट्रपति जैसे पद पे देख करके गौरवान्वित होता है। ये सबसे बड़ा कारण है। तो ये हमारे उस संघर्ष के ऐसे कई उदाहरण भर पड़े। अभी अभी आपको जानकारी बता दूं, मैं जहां से आ रहा हूं वहां निर्वाचन चल रहा था और निर्वाचन में यही नाटक आप भी समझते हो, जो मैंने मुहावरा बोला वही वाला हिसाब है कि एनडीए के सामने एक घमंडिया गठबंधन बना और घमंडिया गठबंधन ने अपना नाटक कर कुरा के ये इनके प्रकारेण सारी ताकत लगा ली। और ये भी हमारा सौभाग्य है कि आज एनडीए की ताकत के भरोसे यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो अब उनको रोज नाटक करना है। नाटक के प्रकार भी कैसे कैसे हैं। अभी बीच में से अच्छा भाषण में एक विषय आया कि अगर वो सीट जीत गए तो ईवीएम भूल गए, अगर ये हार जाते तो ईवीएम जवाबदार है। उनके खिलाफ कुछ भी बात हो जाए तो वो तुरंत बहाने ढूंढ के चलते हैं। हमारे अपने राजगढ़ के चुनाव में उनका हम 400 प्रत्याशी खड़े करेंगे। अब 400 तो मिले नहीं, तो अब फालतू की बात करते हो। लेकिन अब चुनाव आपने सबने जिस ढंग से 29 का 29 जिताया, मैं आपका स्वागत करता, अभिनंदन करता। ये आप सबकी देन है, आप सबकी पुण्य है। सरकार अपना काम करती, लेकिन घर घर में घुस करके ये राष्ट्रवादी विचार को फैलाने का काम जो आप सबके माध्यम से हुआ है, ये उसकी भूमिका है। और सरकार के अंदर जैसा कहा गया है कि हम और आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी लोकसभा की बता रहा था, तो लोकसभा के अंदर निर्वाचन का मसला आया। अपना फॉर्म भी भरा, उनका भी भरा, हमारा उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ, उनका उम्मीदवार भी डिक्लेयर हुआ। और आज आनंद आया, ओम बिरला जी ने जैसे निर्वाचितों के पहला भाषण दिया, उन्हें लोकतंत्र सेनानियों के उस समय के संघर्ष को याद किया कि ये उनकी देन है, ये उनका नमन है, उनका सम्मान है। और जैसा होता है, जैसे ही वो बोले कि वो सारे के सारे मैदान छोड़ के भागने लगे, क्योंकि उनको पसंद न तब था ना आज था। वो जो एक दुर्भाग्य के साथ होना तो ये चाहिए कि काल के प्रभाव में इतने प्रमाण मिल गए कि हाँ कांग्रेस ने गलती की थी। और कांग्रेस के इस समय के गठबंधन में भी वो सारे लोग भी मिले हैं जो उस समय आपातकाल में बंद थे। लेकिन स्वार्थ की दोस्ती क्या होती, ये उसका उदाहरण है। चोर चोर मौसेरे भाई किसको कहते हैं, ये उसका उदाहरण है। वो बिहार के लोग जो उनके साथ खड़े हैं, वो भी तो जेल शिकंजे में थे। वो सारे के कारण से आज भी वो स्थिति ला रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये जनता है, ये सब जानती है। जनता की लड़ाई जनता के लिए, जनता के द्वारा लड़े जाने का, और जयप्रकाश नारायण जी का वो नेतृत्व, और हम सब तो और भाग्यशाली हैं। ऐसी कोई दुनिया के अंदर मिसाल नहीं मिलेगी। इतना अच्छा अनुशासित अपना संगठन भारतीय जनसंघ, उसकी कुर्बानी देखो, जिनने अपने इस लोकतंत्र के लिए, लोग कहते हैं हम बहुत जिद्दी हैं, बहुत कट्टर हैं, बदलते नहीं हैं, लेकिन हम तो वहां तक बदलते कि अपनी पार्टी का ही विलीनीकरण कर दिया, जनसंघ को हमने समाप्त कर दिया। केवल लोकतंत्र के कारण से यह गौरवशाली पक्ष भी हमारे सामने है। और जैसे कहा गया कि कमल का दल पानी में जाए या बाहर आए,
उस पे पानी का असर नहीं हो। हमने भले ही विलीनीकरण कर दिया, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर हम लड़े थे, जिन विषयों को लेकर हम आगे बढ़े थे, उनके साथ भी रहे तब भी, उनके खिलाफ रहे तब भी, या उसके बाद भी आज तक भारतीय जनता पार्टी बनकर के जिन जिन मुद्दों को लेकर हमने राजनीतिक यात्रा की थी, सरकारें बनाने के बाद हमारा सपना क्या होना चाहिए, तो एक बार फिर अब अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके सामने आप सब लोकतंत्र सेनानियों ने जो लंबा संघर्ष किया था, वो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। वो सारे के सारे धारा 370, 3 तलाक, सुशासन, सुचिता, लोकतंत्र के अंदर हमारा आचरण, जो व्यवहार, कितने प्रकार से बात करें, किसी भी इतने बड़े देश के, इतनी विविधता वाले देश के सामने 10 साल की अवधि बहुत छोटी सी होती, कोई हिसाब नहीं लगाते उसका, लेकिन इतनी छोटी सी अवधि में भी कितने आयामों में काम किया। आज हमें इस बात का गर्व है, आपके कारण से दुनिया की सशक्त सबसे बड़ी सक्षम सेना बनाने का गौरव अगर हासिल हुआ है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लेकर हुआ है, जिसके कारण से आज हम दुनिया के तीसरे ऐसे देश हो गए जो अपने देश के अंदर तो अपने हितों की रक्षा करते ही हैं, अपने देश की समस्या का समाधान करते ही करते हैं, बल्कि मौका पड़े तो दुश्मन के देश में, घर में घुस करके अपने दुश्मनों को मारने की हिम्मत रखते हैं। हमको एक बार नहीं, 2-2 बार ये गौरव हासिल हुआ है कि हाँ, हमारे देश के अंदर होने वाली चुनौतियों का सक्षमता से सामना करने के लिए हम सबल हुए, सक्षम हुए। ऐसे एक नहीं कई मुद्दे हैं, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। मुझे बताया गया कि आप सबको निमंत्रण का मामला था, तो हमने अपने अधिकारियों से कहा कि देखिए भाई, जिनको बुलाना है वो इस शासन की व्यवस्था के सबसे सम्माननीय हकदार लोग हैं, इसलिए कोई छूटना नहीं चाहिए, सबको ससम्मान बुलाने का अधिकार हमारे अपने उनके इस घर में बुलाना चाहिए। ये घर मेरा हाउस नहीं है, वास्तव में ये हमारा लोकतंत्र का, इस व्यवस्था का भाग है, और स्वाभाविक रूप से इसके बारे में लोकतंत्र सेनानी नहीं आएंगे तो कौन आएंगे, ये हक तो आपका ही होना चाहिए। इसलिए मुझे इस बात का आनंद है कि आज आप सबको प्रणाम करने का, आप सबको दर्शन करने का मेरा अपना सौभाग्य है। मुझे बताया गया लोकतंत्र सेनानियों के माध्यम से आपने कोई 2-4-5 बात कही है, मैंने वो तो पढ़ ली है, उसको तो सारी मानता ही मानता हूं, कुछ छोड़ने वाला नहीं वो जो आपने बात कही है। आपने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस, विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो, बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है, आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। आपने कहा वर्तमान में अनेक जीवंत दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र से रह गए थे, तो हमने कहा सबको देंगे, कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाई कर लेंगे, को ताम्रपत्र देंगे। आपने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को समान लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी, इसमें भी कोई मना नहीं। आप किसी टोल नाके पे जाएं, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा, आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। बल्कि एक चीज और जोड़ देता हूं, अभी हमारी सरकार ने एक प्रयोग किया है, प्रयोग ये किया है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर भौगोलिक, अभी हरदा तरफ से, नरसिंहपुर तरफ से एक आपको ध्यान में अग्निकांड हुआ था फटाके का, और हमको एम्बुलेंस से वहां मरीजों को, लोगों को निकाल के लाने में भारी दिक्कत आई, रास्ता छोटा, आने की कठिनाई ऐसी, तो इतना बड़ा भौगोलिक एरिया है, यहाँ कोई भी बीमार हो जाए, कोई घटना घट जाए तो तुरंत बड़े हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कोई प्रबंधन नहीं। भगवान के भाग्य से, हमारे भाग्य से, भगवान की दया से वनांचल है, पहाड़ है, नदी पर्वत सब है, लेकिन इतनी दूरी को कैसे कवर करें, तो बीमारी की अवस्था में, आकस्मिक रूप से कठिनाई में हमने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था खड़ी करी है कि कोई भी कहीं बीमार हो तो आकस्मिक रूप से उसको उच्च जगह पर ला करके योग्य प्रकार से इलाज कराएं। अभी आपने लिखा नहीं है, मैं ये इलाज भी आपको कराने की घोषणा करता हूं। कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी के समान लोकतंत्र सेनानी भी
कोई बीमार होकर कहीं भी किसी स्थान पर रहेगा और उसको तुरंत गंभीर चिकित्सा अवस्था के आधार पर अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार वो दे करके उसकी भी मदद करने का प्रयास करेगा। आपके प्राण जरूरी है, बीमार की इस अवस्था में ये साधन जरूरी, इसके कारण से हमने ये निर्णय किया है। इसके साथ साथ अभी आपके लिए जानकारी के लिए ये हमारी एयर टैक्सी की सुविधा हमने जारी की है। एयर टैक्सी की सुविधा के आधार पर जिसको सिंगरौली, जबलपुर, रायपुर, जबलपुर, रायपुर पुराना मध्य प्रदेश था, अभी हमारा अपना मध्य प्रदेश ग्वालियर से लगा करके रीवा तक का इस पूरे बेल्ट के अंदर हमने एयर टैक्सी की सुविधा भी चालू की है। तो इस एयर टैक्सी की सुविधा में अगर आप उसमें आना जाना चाहोगे तो आपको भी 25% की छूट सरकार के द्वारा देने की घोषणा करेंगे। आकस्मिक रूप से जल्दी आना है तो एयर टैक्सी में आपको भी सुविधा देंगे, क्योंकि ये सुविधा आप ही की तो है, हम में से हर एक का हक है, क्यों आना जाना नहीं चाहिए। एक आपने बात कही कि लोकतंत्र सेनानियों के स्वर्गवास के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना चाहिए, तो यह हक होना ही चाहिए, इसमें क्या दखल। हमारे मीसाबंदियों का भी सम्मान लोकतंत्र सेनानियों की तरह उसी समान लोकतंत्र सेनानियों का होता है, मीसाबंदियों का, और उनमें कोई अंतर नहीं किया जाएगा। अभी तक इसमें 8,000 रुपए अंत्येष्टि में मिलते हैं, अब 10,000 रुपए अंत्येष्टि के समय देने की व्यवस्था की जाएगी। आपने कहा आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में वो इमरजेंसी का संघर्ष तो स्मरण रखना ही है, ताकि उसके विविध प्रकार के कष्टों के बीच भी हमारे लोगों ने जीवन बनाए। ये बहुत बड़ा संघर्ष है। मैं आप सबको इस अच्छे एकत्रीकरण की बधाई देता हूं, क्योंकि मैं मीसाबंदी की बधाई तो दूंगा नहीं, क्योंकि आपातकाल का दिवस था, वो तो बहुत खराब दिन था, ये काला अध्याय था, लेकिन आप सब ने मिलकर के जो संघर्ष किया, मैं आपको बधाई देता हूं। इसके अलावा आपके अपने परिवार के अंदर भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, नया व्यवसाय चाहिए, कोई काम धंधा चाहिए, तो हमने निश्चय किया है कि अलग अलग प्रकार से निवेश के सारे मामलों में जिनको अपने उद्योग धंधे लगाना है, कोई कामकाज करना है, जिनको लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हैवी इंडस्ट्री, जो भी काम करना, आप सूची बनाकर उनके बच्चों की भी देंगे तो उनकी प्रशिक्षण कराकर यथायोग्य जैसी व्यवस्था है, उनके रोजगार के प्रबंधन भी अपनी सरकार के द्वारा किए जाएंगे। क्योंकि हमारे अपने लोग अगर इस व्यवसाय से जुड़ते हैं, वो हमारे विचारधारा के साथ अगर राष्ट्र की धारा में आर्थिक रूप से भी समृद्ध होते हैं, तो गलत क्या है। जब हम सबके लिए सोचते हैं तो उनके लिए तो सबसे पहले सोचने की जरूरत है जो इसके हकदार है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के प्रति आपके प्रति शुभकामना है, और आप सबका यहाँ मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप अलग से भी मौका समय का चाह रहे थे, लेकिन मैंने अगला क्रम बनाया जुलाई के बाद के जिले जिले की हमारी प्रवास यात्रा रहेगी, तो उसमें समय के लिए थोड़ा सा आपके लिए भी अलग से रखा जाएगा, ताकि आपसे सीधी बात हो सके, आपके लिए भी समय मिले, ताकि आपके सुझावों का उसमें गुंजाइश रखे।